हाय दोस्तों आज हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। ये दोस्तों एक नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है, बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है। इसका मतलब दोस्तों कि जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जो नसों का गुच्छा होता है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं दोस्तों। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नसें बाहर निकलती हैं, शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक जाती हैं दोस्तों, उनके अंदर प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है उस बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो ये नसें हैं दोस्तों, ये नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती हैं। नर्व फाइबर्स की अगर हम तुलना करें दोस्तों तो जैसे इलेक्ट्रिकल वायर होता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बिजली की तार के ऊपर एक कोटिंग भी होती है। इसी तरह से दोस्तों जो नर्व फाइबर्स होते हैं हमारे शरीर में, उसके ऊपर भी एक कोटिंग होती है। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो उस कोटिंग को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि नर्व फाइबर्स अब ठीक से अपना काम नहीं कर पाते, ठीक से इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे पास नहीं कर पाते हैं। दोस्तों नर्व फाइबर्स का काम होता है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और दोस्तों इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी ट्रांसफ़र करते हैं नर्व फाइबर्स एक से दूसरे में। और दोस्तों साथ साथ कई बार कुछ केमिकल्स भी सिक्रेट करते हैं, जिस केमिकल के जरिए इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है और शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग सेल्स को पता लगता है कि हमें क्या करना है। दोस्तों नर्वस सिस्टम जो है ये कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है बॉडी का, क्योंकि दोस्तों नर्व फाइबर्स के जरिए इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है और ये पता लगता है आगे बॉडी को कि हमें क्या करना है। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस में नर्व फाइबर्स की जो कोटिंग है वो डैमेज हो गई है, जिसे माइलिन कहते हैं। इस वजह से दोस्तों क्या होता है कि नर्व फाइबर्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव कोटिंग ही नहीं रही अब चारों तरफ, वही खराब हो गई है। तो नर्व फाइबर्स के अंदर भी दोस्तों कमजोरी आना और वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल ठीक से अगर पास ऑन नहीं होंगे दोस्तों आगे, तो फिर बॉडी के अलग अलग सिस्टम में दोस्तों एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों सिम्टम्स आ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो मेन सिम्टम्स हैं। मैं आपको 20 सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किस पेशेंट को कितना डैमेज है ये डिपेंड करता है कि किस जगह के नर्व फाइबर्स अफेक्ट हुए हैं और कितनी सीवियरिटी में अफेक्ट हुए हैं। किसी किसी में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, पेशेंट की लाइफ बिल्कुल काफ़ी हद तक दूसरों पर डिपेंडेंट हो चुकी होती है। कुछ एक में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है जहाँ पे नर्व फाइबर्स ज़्यादा डैमेज हुए हैं और सीवियरिटी कितनी है। देखा जाता है दोस्तों लगभग 30% पेशेंट जो हैं वो अपने चलने फिरने के लिए भी दूसरों की मदद पे डिपेंड हो जाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में लेटर ऑन। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे देखा गया लगभग 20 से 25% लोगों को लास्ट में दोस्तों व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ जाती है मूवमेंट के लिए, और लगभग 5 से 10 साल दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है, ऐसा साइंस के आंकड़े कहते हैं। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में हार्ट की बीमारियों से डेथ होना, या इन्फेक्शन की वजह से डेथ होना, या सुसाइड की वजह से डेथ होना, ये ज़्यादा कॉमन है बजाय जनरल पॉपुलेशन के। तो दोस्तों हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सारे सिम्टम्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि क्या इसकी कोई संभावना है हमारे जानने वालों में, हमारी फैमिली में या किसी में भी। दोस्तों अब सिम्टम्स की बात करते हैं एक एक करके। तो सिम्टम्स दोस्तों बहुत कॉमन भी हो सकते हैं, मतलब कि सिम्टम्स ऐसे मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। सिम्टम्स कई बार ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही कॉमन सिम्टम है, अगर ये सिम्टम है या अगर इसके साथ में कुछ और भी सिम्टम्स है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है या किसी को भी हो सकता है। तो हमें दोस्तों इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपको एग्जैक्टली बताओ कि सिम्टम्स का स्पेक्ट्रम क्या है, कौन कौन से तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, ताकि अगर किसी को भी हैं तो थोड़ी सी जागरूकता रह सके, आप एक बार डॉक्टर से फटाफट से परामर्श ले सकें। दोस्तों पहले सिम्टम की बात करते हैं तो नंबनेस हो सकती है। नंबनेस का मतलब होता है कि सुन्नपन का एहसास होना, मतलब कोई अगर टच करे तो ठीक से पता ना लगना, ठीक से सेंसेशन का एहसास ना होना। दोस्तों नंबनेस क्यों होती है? ये कहीं भी हो सकती है, हाथ में, पैर में, बॉडी के किसी भी तरफ हो सकती है। दोस्तों होती क्यों है कि जो भी नस है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई कर रही थी, वो नस दोस्तों डैमेज हो गई है। उसकी जो नस की जो बाहर की कवरिंग है माइलिन, वो डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से अब नस ठीक से संवेदना को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही है सेंसेशन को, जिसकी वजह से कि सेंसेशन का अभाव लग रहा है। दोस्तों अगला सिम्टम है जिसका नाम है टिंगलिंग होना। टिंगलिंग का मतलब होता है कि सुइयाँ चुभने की सेंसेशन होना। ये भी दोस्तों हाथ में या पैर में किसी भी जगह हो सकती है, किसी भी साइड पे हो सकती है। इसका भी दोस्तों कारण वही है कि जो नर्व पर्टिकुलर उस जगह को सप्लाई कर रही है, वो नर्व में चूँकि डैमेज आ चुका है, तो अब वो ठीक से सेंसेशन को नहीं समझ पा रही है। तो कुछ भी अलग सेंसेशन, वियर्ड सेंसेशन बॉडी को समझ में आती है, बॉडी को फील होती है। तो बॉडी को ऐसा लग सकता है कि मुझे सुइयाँ सी चुभ रही हैं या चींटियाँ सी चल रही हैं, जबकि रियलिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। टिंगलिंग कहते हैं दोस्तों इसे। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि उनका
उनका जो चलने फिरने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेडी हो सकता है, मतलब कि डिसबैलेंस सा हो सकता है। तो जैसे लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया कि वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ दोस्तों नॉर्मली मालूम पड़ती है कि उनके बैलेंस में प्रॉब्लम है, मोबिलिटी में प्रॉब्लम है उनके। दोस्तों ये नॉर्मली जो सिम्टम है ये थोड़ा सा आगे समझ में आता है, मतलब कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस थोड़ा सा डेवलप हो गया है तब नॉर्मली ये वाली चीज़ समझ में आती है, दिखाई पड़ती है। दोस्तों अगला सिम्टम है वर्टाइगो होना, मतलब कि चक्कर आना, गिडीनेस हो जाना। तो ये कॉमनली देखा जाता है कि पेशेंट को बार बार चक्कर आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जब किसी को चक्कर आता है तो एक सबसे पहली जो मन में बनती है कि शायद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया हो या शायद कमज़ोरी हो गई हो। तो लोग इस तरफ के स्पेक्ट्रम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते कि कुछ ऐसी बीमारी नर्वस सिस्टम की भी हो सकती है। तो मैं आपको सिर्फ सिम्टम बता रहा हूँ। अगर ये सिम्टम दोस्तों बाकी सिम्टम्स के साथ कुछ अटैच है तो फिर एक बार मन में रखने की ज़रूरत है कि चक्कर आना भी एक सिम्टम हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कॉमनली होता है। दोस्तों मांसपेशियों में बहुत अलग अलग किस्म की दिक्कतें हो सकती है। मसल्स में स्पैज़म आ सकता है, मतलब कि मसल्स में अकड़न हो सकती है। मसल्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो सकती है, मतलब कि मसल्स बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएँ, उनके अंदर लचीलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। साथ साथ दोस्तों मसल्स में पेन होना बहुत कॉमनली देखा गया है। क्यों होता है दोस्तों? कारण वही है कि मसल्स को जो नस सप्लाई कर रही है, जो नस अब सारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे रही है, मसल को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, जिसके ज़रिए कि मसल कमांड फॉलो कर रही है। अब मसल को ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही क्योंकि नस डैमेज हो गई है, नर्व फाइबर्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से अब मसल्स को ठीक से कमांड ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। तो इस वजह से दोस्तों मसल्स में अलग अलग किस्म के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। मसल्स में जैसे मैंने बताया स्पैज़म हो सकता है, मतलब खिंचाव, अकड़न, दर्द, ये सारी चीज़ें दोस्तों मसल्स में पैदा हो सकती हैं। धीरे धीरे ये भी देखा जाता है कई बार कि दोस्तों मसल्स में पावर ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है और बिल्कुल पैरालिसिस वाली कंडीशन भी कॉमनली देखी जा सकती है जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे। दोस्तों देखा जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में कि विज़न की बहुत अलग अलग किस्म की दिक्कतें हो सकती हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि धुंधला दिखाई पड़े, जैसे हम ब्लड विज़न कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि डबल विज़न हो जाए, मतलब कि जैसे एक के दो दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाए। देखने की पावर में भी दोस्तों कमी देखी जाती है ऐसे पेशेंट्स में कि ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा, मतलब देखने में धुंधला दिख रहा है या ज़ोर लगाना पड़ रहा है। साथ साथ दोस्तों आँखों में दर्द होना एक कॉमन सिम्टम है। देखा जाता है कि आँखों में दर्द है। साथ साथ दोस्तों जिस तरह से हमारी आँखों का मूवमेंट होता है, जितना स्मूथली होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं या कोई भी दृश्य देख रहे होते हैं, तो इन पेशेंट्स को अपनी आँखों का मूवमेंट करने में दोस्तों एक एफर्ट करना पड़ता है अंदर से। उनकी जो आँखों का मूवमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, उसके लिए उन्हें कोशिश करनी पड़ती है। तो उन्हें ये पता लगता है कि मुझे अपनी आँखों को चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। ये भी अपने आप में दोस्तों अनकम्फर्टेबल सेंसेशन होती है और ये पेशेंट्स में देखी जाती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। दोस्तों इन पेशेंट्स में बाउल प्रॉब्लम्स देखी जाती है, मतलब कि जो हम स्टूल पास करते हैं, जो मोशन पास करते हैं, उससे रिलेटेड समस्याएं देखी जाती हैं। तो लगभग ये देखा गया है कि हर 10 पेशेंट्स में से 6 से 7 में बाउल की प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो ये होता है कि कब्जियत बनी रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन बना रह सकता है, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, पेट साफ़ करने में प्रॉब्लम होती है, ज़ोर लगाना पड़ता है या कई कई दिनों के बाद मोशन पास होता है। दोस्तों साथ साथ कई सारे पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि इनकंटिनेंस हो जाए, फीकल इनकंटिनेंस, मतलब कि हमारे बिना कंट्रोल के हमारा मोशन अपने आप पास हो जाए। ये दोनों दोस्तों कंडीशन देखी जा सकती हैं। दोस्तों ब्लैडर की प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती है इन पेशेंट्स में, और ब्लैडर की प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हो सकता है कि यूरिन पास करने के लिए बार बार वॉशरूम जाना पड़े, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यूरिन पास करने की। ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल जब भी ऐसा सेंसेशन आ रही है कि यूरिन पास करना है तो उस टाइम अर्जेंसी हो जाए कि अगर अभी नहीं पास किया, अगर बाई चांस अभी टॉयलेट नहीं जा पाए तो फिर कपड़ों में ही पास हो गया यूरिन। दोस्तों हेजिटेंसी हो सकती है, इसका मतलब कि यूरिन पास करने की सेंसेशन तो है, ऐसा लग भी रहा है कि यूरिन पास करना है और हम टॉयलेट चले भी गए हैं, लेकिन हम जब यूरिन पास करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों तो वो रुक रुक के पास हो रहा है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि रात के टाइम उठ करके बार बार टॉयलेट जाना पड़े यूरिन पास करने के लिए, और साथ में ऐसा भी दोस्तों एक सेंसेशन आती है बहुत सारे पेशेंट्स को कि हमने यूरिन पास कर लिया है, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं ठीक से नहीं पास किया, अभी और भी यूरिन है, लेकिन वो पास नहीं कर पा रहे हैं। ये दोस्तों सारा का सारा स्पेक्ट्रम ब्लैडर प्रॉब्लम्स का है। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में थकान अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों, बहुत कॉमनली देखा जाता है। पेशेंट्स इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी कुछ काम करना एक बहुत बड़ा इश्यू होता है उनकी लाइफ में, एक बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला सबब बन सकता है। तो थकान हमें ध्यान रखना है, अगर बहुत ज़्यादा थकान है तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक सिम्टम हो सकता है। दोस्तों स्पीच में प्रॉब्लम होना भी अपने आप में एक सिम्टम है। तो हो सकता है कि बोलने में प्रॉब्लम हो, मतलब बोलने की जो कोशिश है उस चीज़ में इंसान को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। साथ साथ ऐसा भी देखा जाता है कई बार कि जो आप शब्द बोल रहे हैं वो ठीक से समझ में नहीं आ रहे सामने वाले को, मतलब जिसे हम कहते हैं कि ज़बान लड़खड़ा गई, स्लर्ड स्पीच कहते हैं। दोस्तों ये दोनों जो सिम्टम हैं स्पीकिंग के, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखे जा सकते हैं। दोस्तों कई अलग अलग किस्म की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में। तो पुरुषों में देखा जा सकता है दोस्तों कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, जिसे हम कहते हैं कि
इम्पोर्टेंस हो जाए। इसका मतलब होता है कि जो सेक्सुअल एक्ट है उसके दौरान मेल सेक्स ऑर्गन में ठीक से स्ट्रेंथ ना आ पाए, जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाए। साथ साथ दोस्तों जो ऑर्गेज़म अचीव करने की प्रोसेस होती है, क्लाइमैक्स अचीव करने की प्रोसेस होती है, उसमें भी दोस्तों डिफ़िकल्टी आ सकती है। और ऐसा देखा जाता है पुरुषों में कि जो जेनिटल एरिया है आपका, वहाँ पर नंबनेस हो सकती है, मतलब कि वहाँ पर आपको ठीक से सेंसेशंस ना पता लगे, सुन्नपन का एहसास हो, टच ठीक से ना पता लगे। महिलाओं में भी दोस्तों सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि लॉस ऑफ लिबिडो हो जाए। लिबिडो मतलब कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने का मोटिवेशन, तो उस चीज़ में कमी आ जाए। ऐसा हो सकता है कि जो जेनिटल एरिया है वहाँ पर नंबनेस हो जाए, जैसे मैंने पुरुषों में बताया था अभी कि टच का ठीक से एहसास ना हो, सुन्नपन का एहसास हो, वो सारे पेल्विक एरिया में। ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेज़म ठीक से अचीव ना हो। ऐसा हो सकता है कि जो भी आपका प्राइवेट पार्ट्स हैं, जहाँ पे जेनिटल एरिया है, वहाँ पे लुब्रिकेशन ठीक से ना हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहे, जिसकी वजह से कि पेनफुल ये सारी की सारी प्रोसेस हो जाए। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में जो स्वैलोइंग की प्रोसेस है, मतलब कोई भी चीज़ हम जो निगलते हैं उस प्रोसेस में डिफ़िकल्टी हो सकती है। आपको ये जानना दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि 50 से भी ज़्यादा मसल्स और नर्व्स लगती हैं, एक कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, तब हम किसी चीज़ को निगलते हैं। निगलने में दोस्तों माउथ के अंदर की मसल्स होती हैं, टंग की होती हैं, गले की होती हैं, ईसोफेगस मतलब जो फूड पाइप है उसके ऊपर की तरफ की होती हैं, फेरिंग्स की होती हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो मसल्स में हमें पता है वीकनेस आ सकती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, क्योंकि मसल्स को जो नसें इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, उन नसों में डैमेज हो गया होता है, तो मसल्स को ठीक से अब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती कि हमें क्या करना है, जिसकी वजह से कि वो ठीक से अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो उनके अंदर वीकनेस आती रहती है। तो दोस्तों इस वीकनेस की वजह से हो सकता है कि अब इंसान ठीक से कोई भी चीज़ को निगल ना पाए, निगलने की प्रोसेस में डिफ़िकल्टी हो जाए, पेन होना स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से वो ठीक से अगर खाना नहीं खा पाएगा तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की दोस्तों कमी होना स्टार्ट हो जाए। ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम देखा जा सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। दोस्तों इन पेशेंट्स में साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे जा सकते हैं, डिप्रेशन देखा जा सकता है दोस्तों, सैडनेस बहुत ज़्यादा हो जाए, जो भी काम करने में पहले दिलचस्पी होती थी, पहले मन लगता था, वो सब दोस्तों मन ही खत्म हो जाए, मन हट जाए इन सारी चीज़ों से। डिप्रेशन के बारे में दोस्तों मैंने अलग से भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। डिप्रेशन के दोस्तों फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ एक मन में रहने वाली चीज़ है। डिप्रेशन दोस्तों एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और जिसको होता है वही समझ सकता है कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों एंग्जाइटी हो सकती है इन पेशेंट्स को, मतलब कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी बनी रहे, बहुत ज़्यादा व्यग्रता बनी रहे, इनको हमेशा चिंता में रहें, कुछ एक बेचैनी बनी रहे, ऐसे सिम्टम्स दोस्तों देखे जा सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। और दोस्तों मूड स्विंग्स एक बहुत कॉमन चीज़ है जो देखी जाती है, मतलब मूड का फ्लक्चुएशन होना, कभी कुछ और मूड था, अचानक से मूड बिल्कुल चेंज हो गया ड्रास्टिकली। तो ये पूरा जो दोस्तों साइकोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है, ये इन पेशेंट्स में देखा जा सकता है। ये हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ये भी एक सिम्टम होता है। दोस्तों पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, मतलब दर्द होना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दोस्तों दर्द होना एक बहुत कॉमनली देखा जाता है, और ये दर्द दोस्तों किसी भी तरह से मरीज़ को प्रभावित कर सकता है। मरीज़ को लग सकता है कि बिल्कुल इलेक्ट्रिकल पेन था, मतलब बिजली की तरह वाला पेन था, या लग सकता है कि बर्निंग की तरह का पेन था, मतलब कि ऐसा कुछ अंदर जलन सी हो रही थी। ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रैम्प पड़ रहे थे, या अकड़न आ गई थी, या खिंचाव हो रहा था, या कुछ बहुत ज़्यादा भारी चीज़ रख दी गई थी। दोस्तों पेन किसी भी तरह की सेंसेशन का नॉर्मली देखा जा सकता है इन पेशेंट्स में। और दोस्तों ये पेन कहीं भी हो सकता है, मतलब हाथों में, पैरों में, गले में, सर में, या पूरे ट्रंक में, धड़ में, कहीं पर भी। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि पेन कहीं पर भी अगर पैदा हो रहा है बहुत ज़्यादा इस तरह का, और अगर बाकी सिम्टम्स भी साथ में मैच कुछ हो रहे हैं, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में एक बार सोचना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों इन पेशेंट्स में कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, मतलब कि ब्रेन जिस तरह से चीज़ों का संज्ञान लेता है, जिस तरह से चीज़ों को समझता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उस चीज़ में दोस्तों फ़र्क पड़ सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? हो सकता है कि पेशेंट की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बदल जाए, जो पेशेंट जिस तरह से चीज़ों को लर्न करता है, जिस तरह से चीज़ों को समझता है, उस चीज़ में फ़र्क पड़ जाए। दोस्तों जो पेशेंट का जजमेंट है वो बदल जाए, वो अब प्रभावित हो जाए, वो अब एप्रोप्रिएट ना हो, मतलब कि उपयुक्त ना हो। ऐसा दोस्तों हो सकता है कि पेशेंट की मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ जाएँ, वो चीज़ हम समझ सकते हैं। दोस्तों पेशेंट्स का जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो प्रभावित हो सकता है, हिल सकता है पूरी तरह से। तो अब दोस्तों किसी भी चीज़ में फोकस लगाने में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर चिड़चिड़ापन भी आएगा। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि पेशेंट का जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम हो जाए, मतलब अब पेशेंट किसी भी एक काम को ठीक से अटेंशन से नहीं कर पा रहा, उसकी अटेंशन फटाफट से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। जो पेशेंट की दोस्तों प्लानिंग करने की क्षमता होती है किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को, वो पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हियरिंग लॉस हो सकता है, कि जिस तरह से हमें सुनाई पड़ता है, हमारी जो सुनने की क्षमता है दोस्तों वो कमज़ोर हो सकती है। हो सकता है कि हमें एक कान से या दोनों कानों से ठीक से ना सुनाई पड़े, क्योंकि जो सुनने की प्रोसेस है दोस्तों उसके अंदर नसों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर नसें प्रभावित हो गई हैं, ऑडिटरी नर्व है, तो उसकी वजह से दोस्तों फिर हो सकता है कि ठीक से हमें सुनाई ना पड़े। दोस्तों ब्रेन के अंदर भी एक एरिया होता है जिसका नाम होता है ब्रेन स्टेम, वो भी सुनने की प्रोसेस को दोस्तों गवर्न करता है। तो अगर ब्रेन के अंदर भी चेंजेस
चेंजेस हैं तब भी हो सकता है कि ब्रेन स्टेम प्रभावित हो गया हो या ब्रेन स्टेम के पर्टिकुलर नर्व फाइबर्स प्रभावित हो गए हो, जिससे कि हमारे सुनने की जो सेंसेशन है दोस्तों वो भी ठीक से हमें अब ना समझ में आ रही हो, ब्रेन उस चीज़ को परसीव नहीं कर पा रहा साउंड को ठीक से। तो हियरिंग लॉस दोस्तों एक कॉमन सिम्टम है। साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा भी लग सकता है कि कानों में कुछ रिंगिंग वाली आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ एक तरह से घंटियाँ बज रही हैं, जिसे हम टिनेटस कहते हैं। ये भी दोस्तों एक सेंसेशन इन पेशेंट्स में देखी जा सकती है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में सीजर देखे जा सकते हैं। सीजर का मतलब हो गया मिर्गी के दौरे। वो दोस्तों कई प्रकार के होते हैं और किसी भी प्रकार के मिर्गी के दौरे इन पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट की पूरी तरह से कॉन्शियसनेस खत्म हो गई हो और जनरलाइज्ड सीजर आ गए हो, जिसे हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर भी कहते हैं, जिसमें पहले बॉडी अकड़ जाती है, उसके बाद फिर बॉडी में क्लोनिक मूवमेंट होता है, मतलब जर की मूवमेंट होता है, और हो सकता है कि आंखें ऊपर की तरफ चली जाएँ, हो सकता है कि मुँह से झाग आ जाए, टंग बाइट हो जाए, ये सब कुछ हो सकता है। कई सारे पेशेंट्स में दोस्तों पार्शियल या फोकल सीजर्स देखे जाते हैं। उनमें दोस्तों क्या होता है कि कॉन्शियसनेस पूरी तरह से नहीं जाती है, कॉन्शियसनेस रहती है और बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही जर की मूवमेंट्स देखे जा सकते हैं या जो फ्लिकरिंग मूवमेंट्स है वो देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों मतलब कहने का सिंपल सी बात है कि सीजर्स होने के चांसेस इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सीजर अपने आप में एक सिम्टम है। दोस्तों इन पेशेंट्स को बार बार यूटीआई होने के चांस होते हैं, मतलब कि बार बार यूरिन के इन्फेक्शंस होने के चांस होते हैं, जिसे हम यूटीआई को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। क्योंकि हमने जैसे कि पहले अभी ब्लैडर सिम्टम्स की बात करी थी कि ऐसा हो सकता है कि यूरिन ठीक से पास ना हो, यूरिन अंदर अंदर थोड़ा सा रह जाए। तो दोस्तों इस तरह की कंडीशन में ब्लैडर में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और जिसके कि सिम्टम्स दोस्तों यही सारे होते हैं कि यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होना, या कि अगर यूरिन पास करने की सेंसेशन आ रही है तो तुरंत यूरिन पास करना, वरना यूरिन कपड़ों पर निकल जाना, यूरिन पास करने की दोस्तों फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, फीवर आ जाना, या कि यूरिन पास करने के प्रोसेस में दोस्तों डिफिकल्टी होना या दर्द स्टार्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। दोस्तों ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉमनली देखी जा सकती है इन पेशेंट्स में। जैसे जैसे बीमारी एडवांस होती है वैसे वैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम दोस्तों होती क्यों है? क्योंकि सांस लेने की जो प्रोसेस है उसमें हमारी डायफ्राम नाम की जो मसल होती है अंदर, वो काम करती है। तो मसल्स की वीकनेस तो हमने डिस्कस किया है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखी ही जाती है, देखी जा सकती है, जिसकी वजह से दोस्तों सांस लेने में हो सकता है कि अब एफर्ट करना पड़े। तो हम ठीक से डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते इसमें, जो भी पेशेंट्स होते हैं इसके लिए उन्हें बहुत एफर्ट करना पड़ता है। सांस ठीक से पूरी तरह से बाहर निकालने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। ठीक से खांसी करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा हो सकता है कि उन्हें बार बार खांसी आए बट वो ठीक से खांसी ना कर पाएँ, बार बार हिचकी आना, इस तरह के दोस्तों सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को दोस्तों इसमें स्लीप एपनिया भी देखा जाता है, मतलब रात को जब सोते हैं उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए सांस बिल्कुल से आना बंद हो गई, बिल्कुल से आना रुक गई, फिर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद अपने आप सांस आना स्टार्ट हुई। तो आप समझ सकते हैं अगर कुछ टाइम के लिए सांस आना बिल्कुल ही बंद हो गई थी तो फिर इससे हमारे शरीर के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और अगर ठीक से ऑक्सीजन हमारी सेल्स को ना मिले तो हमारी सेल्स में डैमेज होना, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो सकती है। तो स्लीप अपने आप में डेंजरस कंडीशन है, और अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं तो फिर ये होता है कि मेडिकली फटाफट से हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर को सारी बातें बतानी चाहिए। दोस्तों इन पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जो भी हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारी हड्डियाँ हैं दोस्तों, उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी होना, उनके अंदर जो भी मिनरल मास है उसकी कमी हो जाना। और ऐसा होता क्यों है दोस्तों? क्योंकि एक तो फिजिकली इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो चूंकि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं है तो इनके अंदर ग्रेविटी ठीक से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कैल्शियम का ठीक से डिपोजिशन नहीं हो पाता बोन्स के अंदर। इन पेशेंट्स में दोस्तों नॉर्मली विटामिन डी की कमी भी होती है, प्लस इनको जो मेडिसिन दी जाती है उसकी वजह से भी कई बार कैल्शियम ठीक से बोन्स में डिपॉजिट नहीं हो पाता। तो फिर ये चांस रहते हैं कि थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो फ्रैक्चर हो सकता है, या कि बोन्स में पेन बना रह सकता है, चलने के में दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इन पेशेंट्स में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नाम की कंडीशन भी पैदा हो सकती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फेस है, जो हमारी जॉ है, मतलब कि जो जबड़े हैं, चेहरे का रीजन है, इसमें दोस्तों बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन या बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि किसी ने चाकू को मार दिया, स्टैबिंग पेन होना स्टार्ट हो सकता है किसी भी तरफ। ये दोस्तों नस में प्रॉब्लम की वजह से होता है, नस में दबाव की वजह से होता है, नस के डैमेज होने की वजह से होता है, जो भी हमारे पर्टिकुलर चेहरे के उस एरिया को सप्लाई कर रही होती है। कई बार दोस्तों ये वाला दर्द ट्रिगर हो जाता है कि आप सपोज़ आप ब्रश कर रहे हो, या सपोज़ आप खाना खाना स्टार्ट किया है आपने, सपोज़ आप बहुत ज़ोर से हंस रहे थे, ऐसे किसी भी दोस्तों मूवमेंट से ये पेन स्टार्ट हो सकता है। ये कुछ टाइम के लिए रह सकता है, और बहुत ज़्यादा नॉर्मली ये सीवियर इंटेंसिटी का होता है। जिस पेशेंट को होता है उसे ही पता होता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेन क्या है। तो ये वाली कंडीशन भी दोस्तों मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में देखी जा सकती है। कई सारे पेशेंट्स को बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक की तरह ये वाला दर्द लग सकता है। ये हो सकता है कि वो बस वॉश बेसिन पे गए थे अपना मुंह धुलने के लिए, और जैसे उन्होंने पानी डाला वैसे ये दर्द होना स्टार्ट हो गया बहुत ज़ोर से। कुछ एक पेशेंट्स में कुछ एक मिनट्स के अंदर ये दर्द खत्म हो जाता है, और कुछ एक पेशेंट्स में दोस्तों कुछ घंटे भी रह सकता है। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो सिम्टम्स होते हैं, तो जैसे जैसे हमारे सराउंडिंग्स में तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो सिम्टम्स की भी थोड़ी सीवियरिटी बढ़ने की चांसेस हमेशा रहती हैं। ये भी अपने आप में एक स्पेशल फिनोमेनन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। दोस्तों मैं फिर कभी कोई वीडियो बनाऊंगा आगे जिसमें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों सारी बातें करेंगे, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में दोस्तों बहुत अलग अलग किस्म की संभावनाएं होती हैं। कई अलग अलग तरह की मेडिसिन हैं जो कि बीमारी को अलग अलग अप्रोच के साथ में पकड़ने की कोशिश करती हैं। इसकी कोई दोस्तों परमानेंट क्योर नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन जो भी इसमें सिम्टम्स हैं, जो भी लक्षण है, मतलब उनको मैनेज करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए या कॉम्प्लिकेशंस को डिले करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे कि जो लाइफ स्टाइल है
वो थोड़ा सा बेटर हो सके, मतलब कि जो बीमारी है उसका जो एडवांसमेंट है, जो बीमारी का प्रोग्रेशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ सके, बीमारी मतलब कि तेज़ स्पीड से आगे ना बढ़े बल्कि धीरे गति से ही आगे बढ़े।